वेलकम और बात करेंगे आज वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में और जानेंगे आने वाले दिनों में स्टॉक में अप मूव आ सकती है, डाउन मूव या फिर ये स्टॉक कंसोलिडेशन में जा सकता है। और ये भी जानेंगे जो अप मूव आएगी, डाउन मूव आएगी और अगर ये स्टॉक कंसोलिडेशन में जाएगा उसका क्या कारण रहेगा। तो आज है 27 मार्च, मार्केट आज क्लोज थी, सैटरडे था और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक की क्लोजिंग हुई है वो 9 रुपये 10 पैसे पे हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही बता दूं कि जो ये स्टॉक जो वीडियो है आइडिया वोडाफोन स्टॉक के ऊपर थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ जो टेक्निकल चार्ट है उसके ऊपर नहीं, बाकी फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि जो स्टॉक है हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा हर एक जो गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, हर जो चीज़ होनी चाहिए एक वीडियो में एक स्टॉक के लिए जो जानने के लिए आपको, वो मैं इंक्लूड कर सकूं और वीडियो को छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करूंगा पूरी। तो जैसा कि मैं हर एक वीडियो में जो अपना एनालिसिस करता हूँ वो कैंडलस्टिक चार्ट के बेसिस पे करता हूँ बस। बट इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और फंडामेंटल्स चेक करने के लिए हम जो screener.com है उसको यूज़ करेंगे। और इस वीडियो में हम स्टॉक की जो गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, क्या क्या है उनको भी चेक करेंगे और उनके बेसिस पे पता करेंगे हमें शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और या फिर हमें अभी एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये screener.com पे आ गए हम। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। करंट स्टॉक प्राइस 9 रुपये 10 पैसे। हाई लो है जो 52 वीक्स का 13 रुपये, हाई था 13 रुपये 80 पैसे, लोएस्ट 3 रुपये। जो स्टॉक का पी है, स्टॉक का पी यहाँ पे शो नहीं कर रखा, इसका मैं रीजन बताऊंगा और ये भी अभी बता देता हूँ कि जो स्टॉक है ये नेगेटिव, जो पीई है ये नेगेटिव में है। ओके, बुक वैल्यू रहने देते हैं। उसके बाद आर जो नेगेटिव में है 5% और आर ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में है -132। नॉर्मली जो एक अच्छा स्टॉक होता है, जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देने वाला स्टॉक होता है, उसमें जो आर है और आर है वो डबल डिजिट में पॉजिटिव में होते हैं, बट इसमें ये सिंगल डिजिट में भी नहीं है और नेगेटिव में, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है स्टॉक के लिए। और देखते हैं इंडस्ट्री का पीई 32 पे है, यहाँ पे पीई नहीं है तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आगे। अब तो अभी हम चार्ट पे हैं, ये प्राइस चार्ट है एनएससी की साइड से। यहाँ पे जो लाइन चार्ट है यहाँ पे 1 साल का है। यहाँ पे जो ये ब्लू लाइन है ये प्राइस को इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक कैसे मूव कर रहा है, कब क्या प्राइस है, किस दिन किस टाइम पे। और जो येलो लाइन है वो 50 डे का मूविंग एवरेज है, जो ग्रे लाइन है वो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं जो स्टॉक है नॉर्मली येलो लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, कभी थोड़ा इससे ऊपर जाता है, हल्का सा नीचे भी जाता है। यहाँ पे ये ऊपर गया, यहाँ पे नीचे ही रहा, यहाँ पे इसी के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। और जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है उसको सपोर्ट लेके चल रहा था स्टॉक कुछ दिन तक, कुछ दिन यहाँ से लगा सकते हैं जब जून 2020 है, यहाँ से ये इसको सपोर्ट की तरह लेके चल रहा था, यहाँ से भी ये सपोर्ट पे था 200 डे की मूविंग एवरेज पे, इसका सपोर्ट लेते हुए चला। बट पिछले शायद एक या दो जो दूसरा जो ट्रेडिंग सेशन था पीछे के दिनों में, उस दिन इसने अपना 200 जो डेज का मूविंग एवरेज था उसको ब्रेक कर दिया और जो गिरावट आई थी जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये ये 0.9% की गिरावट आई थी। और इसने जब 200 डे का मूविंग एवरेज अपना तोड़ के नीचे गिरा स्टॉक, तब ये इतनी बड़ी जो गिरावट देखने को मिली, क्योंकि 200 डे का मूविंग एवरेज हम सबसे ज़्यादा बड़ा जो मूविंग एवरेज नॉर्मली हम यूज़ करते हैं चार्ट में, टेक्निकल चार्ट में 200 डेज का ही होता है, उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है स्टॉक को। तो यहाँ पे इसने 9% तक का जो अप डाउन साइड दिखाया, जिस वजह से जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो ब्रेक किया इसने। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखने के लिए ये भी है, पहले ही बता दूं कि जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो 10 रुपये के प्राइस के पास है बिल्कुल यहाँ पे। इसके बारे में लास्ट में जब हम टेक्निकल जो चार्ट पे आएंगे उसमें बताऊंगा कि 10 रुपये का यहाँ पे क्यों बताया, वो बाद में दिखाऊंगा। और वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम भी कोई खास नहीं है ज़्यादा। यहाँ से अगर हम देखते हैं ये जनवरी के पास से, तो वॉल्यूम कोई खास नहीं चल रहा है इसमें, वॉल्यूम नॉर्मली है, कमी है। और उसके बाद जब गिरावट आई, गिरावट के टाइम पे इसमें वॉल्यूम ज़्यादा था, जब यहाँ हटाता हूँ ये तो गिरावट में वॉल्यूम ज़्यादा था काफ़ी इसमें। अब आते हैं इसके पी रेशो पे। जैसा कि मैंने बताया कि पी रेशियो इसका हाइड कर रखा है क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये पी इसका ईपीएस है, ये जो है ईपीएस है, ये ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। जो स्टॉक की अर्निंग्स हुई है वो पर शेयर के अकॉर्डिंग कितनी है वो, और जो हमारा पीई कैलकुलेशन होती है वो इस बेसिस पे होती है, जो इसका फॉर्मूला है ये है, एक मिनट, ये पी रेशियो होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती है, जो उसमें शेयर का प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर होती है, ईपीएस। तो ईपीएस हमारा नेगेटिव है अभी, यहाँ पे ये रहा हमारा ईपीएस जो हमारा पहले ही नेगेटिव में जा रहा है। जब तक ये पॉजिटिव में था, ये दिसंबर 2016 तक पॉजिटिव में था, तब तक इसमें जो ये है पीई रेशियो है, इसकी पीई रेशियो बताई जा रही थी, इसमें पता चल रही थी। बट जब से ये नेगेटिव में आ गया, ईपीएस इसका नेगेटिव आ गया, उसके बाद से ये बंद होगी, क्योंकि किसी स्टॉक का
पी रेशियो है वो 0 नहीं हो सकता या फिर वो नेगेटिव नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है क्योंकि, तो उसको हटा देते हैं और दिखाते नहीं है नॉर्मली, इसलिए इस वहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे पी रेशियो दिखा नहीं रखा था। इसका मेन जो रीज़न है यही है। और अब जब देखते हैं ईपीएस रेशियो देखते हैं इसकी, ईपीएस जो है वो नेगेटिव में जाता गया काफ़ी ज़्यादा, 2017 से नेगेटिव गया काफ़ी ज़्यादा, और -5 आ गया, -15 आ गया, -16 17 तक भी पहुंच गया। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है क्योंकि ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो इसकी अर्निंग है पर शेयर के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव में है, तो ये ग्रोथ तो नहीं है, ये नेगेटिव जा रहा है उल्टा, ये अच्छी बात नहीं होती। बट जब हम ये देखते हैं ये अप साइड जा रहा है हल्का सा, ये जो नेगेटिव ग्रोथ है इसकी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अब देखते हैं जब ये -16 पे था उसके बाद से ये अब थोड़ा धीरे धीरे पॉजिटिव की साइड में आ रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है कि स्टॉक में पॉजिटिविटी आने की जो संभावना आ सकती है यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं सेल्स एंड मार्जिन। सेल्स एंड मार्जिन में हमें सब कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, हम बस नॉर्मली ये देख लेते हैं एनपीएम जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ये भी 2016 तक नेगेटिव आने लग गया था, 2016 तक पॉजिटिव था, उसके बाद से नेगेटिव। यहाँ पे परसेंटेज देख लीजिए, जहाँ पे कर्सर है यहाँ पे पॉजिटिव में था, उसके बाद धीरे 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 नेगेटिव आता गया, -4 -9 -14 19 15 46 35, ये काफ़ी नेगेटिव में जाने लग गया, जो एक अच्छी खबर नहीं होती। उसके बाद जो प्रोज और कॉन्स है वो रहने देते हैं क्योंकि अभी इनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है इतनी, क्योंकि कंपनी में कोई इतनी ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं आ रही, सिर्फ बैड न्यूज़ ही है। उसके बाद ये क्वार्टरली रिजल्ट है, जो पीई है इसको रहने देते हैं। अगर हम सेक्टर वाइज अगर कंपेयर करें तो मार्केट में सिर्फ 3 ही जो है जाइंट है टेलीकॉम के, एक तो जियो है, एक भारतीय एयरटेल और एक वोडाफोन आइडिया। और आप सबको पता ही है अगर हम कंपेयर करेंगे जियो और वोडाफोन, जियो और भारतीय एयरटेल को वोडाफोन आइडिया से, तो क्योंकि अभी काफ़ी नेगेटिव चल रहा है स्टॉक, ये काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट में, तो कंपैरिजन का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बहुत उनसे पीछे है अभी आजकल। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है उससे पहले हम देख लेते हैं ये ईयरली रिजल्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली। इसमें हम बेसिक देखेंगे सिर्फ नेट प्रॉफिट 2009 में काफ़ी अच्छा था, उसके बाद भी नॉर्मल सब चल रहा था, सही था, 900 तक था करीब, कभी 723 1000 2000 के आसपास 3000। उसके बाद जब यहाँ पे 2015-16 में जियो की एंट्री हुई, जियो की एंट्री होने के बाद से इसमें जो प्रॉफिट है वो घटते गए, और पहले 400 नेगेटिव, फिर 4000 नेगेटिव, 14000 73000 तक नेगेटिव। उसके बाद हम देख रहे हैं ये टीटीएम आ गया, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब पिछले 12 साल का डाटा जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं मार्च 2020 है, तो अगला आना चाहिए मार्च 2021, तो मार्च 2021 ही चल रहा है एंड पे ही हम बिल्कुल, तो हम ये मान सकते हैं पिछले 12 महीनों का ही डाटा है, और 12 महीनों में हमारा जो पिछले साल का देखते हैं उसके मुकाबले इस बार जो प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट जो लॉस है, प्रॉफिट होना चाहिए था वो पिछले साल से थोड़ा कम लॉस में गया है, पिछले साल काफ़ी ज़्यादा था लेकिन अभी जो है वो कम लॉस है, तो ये एक अच्छी खबर है कि जो लॉस है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे कंपनी में। और उससे अब हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट भी। क्वार्टरली रिजल्ट में भी हम सिर्फ नेट प्रॉफिट देखेंगे कि 2018 से ये काफ़ी ज़्यादा था, नेगेटिव काफ़ी नेगेटिव था, बीच में पॉजिटिव 4000 5000 नेगेटिव, 4000 5000 के करीब, ये भी 5000 4000 भी नेगेटिव में था, उसके बाद से ये भी धीरे धीरे पॉजिटिव आता जा रहा है क्योंकि एक टाइम पे 4000 भी था, 6000 11000 25000 7000, अब ये है 4500 के आसपास नेगेटिव आ रहा है। अभी दिसंबर का है, जो इस क्वार्टर का है वो भी आ जाएगा अभी कुछ टाइम बाद ही, तो यहाँ पे नेगेटिव है, इस क्वार्टर के आएंगे तो वो शायद इससे भी कम ही होंगे क्योंकि धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट आती जा रही है स्टॉक में भी। तो ये हमने क्वार्टरली और ईयरली भी हमने देख लिया, बैलेंस शीट भी होगी। अब शेयर होल्डर पैटर्न भी चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे मेनली जो हम देखते हैं एफ आई आई का ही, कि अगर किसी कंपनी में जो स्टॉक में एफ आई आई की परसेंटेज ज़्यादा, शेयर होल्डिंग ज़्यादा उनकी, तो हम उसे अच्छा मानते हैं क्योंकि एफ आई आई उसी में इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर जो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। बट इसमें 2018 तक इसमें काफ़ी अच्छा स्टेक था एफ आई आई का, 26% था, उसके बाद धीरे धीरे कम करते गए, काफ़ी कम हुआ और अब ये सिर्फ 6% रह गया है। लेकिन ये है कि 6% भी इसमें है अभी, तो ये मान के चल सकते हैं कि स्टॉक अभी एफ आई आई ने इसमें थोड़ा भरोसा रखा है, थोड़ा कम है पहले के मुकाबले लेकिन थोड़ा भरोसा है, तो नॉर्मली ठीक है। उसके बाद डी आई भी देखते हैं क्योंकि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो ये भी इनका भी पहले 11.5 तक था, उसके बाद कम करते गए धीरे धीरे 5 6 तक 7 तक भी आए, उसके बाद अब सिर्फ 1.5% से भी कम का रह गया, बीच में इन्होंने 1% से भी कम कर दिया था, अभी 1.5% से थोड़ा सा कम आसपास है, 1% से ऊपर ही है। तो जो डी आई आई हैं उनका भी है कि थोड़ा पॉजिटिविटी आ सकती है, तो उन्होंने भी थोड़ी अपनी जो पोजीशन है बढ़ाई है, और ये ठीक है, थोड़ा इंडिकेशन ठीक है कि थोड़ा बढ़ा रहे हैं पोजीशन डी आई आई, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो और मार्केट में भी जो जैसे न्यूज़ चल रही है, जैसे कि आपने, अब न्यूज़ की बात करते हैं, जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में, अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता दूं कि जो वोडाफोन ग्रुप है, जो मेन उनके हेड हैं, उनकी तरफ से ये एक बयान आया था कि अगर
जो इंडियन मार्केट में वोडाफोन की ऐसी हालत रही तो वो वोडाफोन एग्जिट कर जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने पूरा बयान जो ये दिया था कि अगर जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो अगर इंटर कुछ जो है मार्केट में जो वोडाफोन आइडिया के साथ जो हो रहा है उसमें थोड़ी सी अगर कुछ नहीं करती हेल्प इनके स्टॉक की, तो जो स्टॉक है और नीचे गिर सकता है, क्योंकि इंटरवेंशन करना जरूरी हो गया स्टॉक के ऊपर। अगर नहीं करती तो वो वोडाफोन का जो जो हेड थे उन्होंने कहा था कि वो वोडाफोन को एग्जिट कर सकते हैं। बट उनका बाद में उनका ये भी बयान आया कि उन्होंने माफी मांगी कि हम जो वोडाफोन ग्रुप है वो इंडिया से एग्जिट नहीं करेगा। तो इससे ये इंडिकेशन ये मिलता है कि कंपनी का भरोसा है, कंपनी में विश्वास करके चल सकते हैं कि जो स्टॉक है उस वो वोडाफोन का जो हमारा इंडिया में जो ग्रुप है वो बंद नहीं होगी, कंपनी बंद नहीं होगी, वो रहेगी। और सरकार की जो इंटरवेंशन की बात है वो होनी भी चाहिए, सरकार को इंटरवेंशन करनी ही पड़ेगी जो स्टॉक में, क्योंकि जो मार्केट है, मार्केट में सिर्फ तीन ही जो जाइंट्स है, जैसा मैंने बताया जो टेलीकॉम में है सेक्टर में, जो तीन ही है, आपका जियो हो गया, भारती एयरटेल हो गया और वोडाफोन आइडिया हो गया। और सरकार भी नहीं चाहेगी कभी कि मार्केट में डुओपोली हो। एक तो मोनोपोली होती है, एक डुओपोली होती है। मोनोपोली ये कि जो मार्केट है उसमें सिर्फ एक ही कंपनी है जो उसको पूरे मार्केट को कैप्चर कर रही है, जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसका उस सेक्टर में सिर्फ वो एक ही कंपनी है, उसी को मिल रहा है। और डुओपोली ये हो गया कि मार्केट में सिर्फ दो ही कंपनी है। कम से कम मार्केट में तीन कंपनियां हो तो कंपटीशन ज़्यादा अच्छा होता है। और डुओपोली में इशू ये होता है कि ये आपस में जो है, अगर डुओपोली होगी मार्केट में, उस सेक्टर में सिर्फ दो ही कंपनियां होंगी, तो ये आपस में अपना थोड़ी सेटलमेंट कर लेते हैं और ये अपने अपने कुछ सेक्टर्स बांट लेते हैं, अपने अपने एरिया को बांट लेते हैं, जिससे ये अपने मनचाहे तरीके से अपने सेक्टर में जो प्राइस बढ़ा घटा सकते हैं। तो जो सरकार है वो भी चाहेगी कि मार्केट में तीन रहें, कंपनियां रहें सेक्टर में, और जो डुओपोली है वो ना हो। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि जो सरकार की इंटरवेंशन है वो जरूरी होनी है और वो होनी ही चाहिए। तो ये भी अच्छी खबर है। तो यहाँ पे हमने फंडामेंटल्स देख लिए जो नेगेटिव से जो धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ आ रहे थे। तो अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट पे जो स्टॉक का पैटर्न हम देख सकते हैं, एक डाउ थ्योरी जो होती है, जो मैंने पहले भी बताया, उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है स्टॉक। और डाउ थ्योरी में ये होता है कि जब हमारे जो हायर हाइज हैं, आने वाले जो हाई है वो हायर हाइज होते हैं, और जो लो होते हैं वो हायर लोज होते हैं। ये जैसे हमारा ये हाई है, उसके बाद जो अगला हाई बना वो उससे ऊपर आया, और अगला हाई उससे भी ऊपर, और अगला हाई उससे भी ऊपर। और जो लो होते हैं हमारे, वो पिछले लो के मुकाबले अब जो हायर लो होते हैं। जैसे कि ये लो था, इससे ऊपर हायर लो है, ये भी इससे ऊपर हायर लो, और ये भी उससे ऊपर। तो जो हमारा आइडिया वोडाफोन का स्टॉक है ये भी कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा है, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है अभी। तो यहाँ पे जैसे इसका प्रीवियस हाई है ये 12 रुपये 70 पैसे के करीब था, उसके बाद ये 13 रुपये 45 का, उसके बाद ये 13 रुपये 80 90 तक के करीब का। और जो हमारे लोज हैं ये भी देख लेते हैं, ये 7 रुपये तक का था, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 7 रुपये 90, उसके बाद ये भी 9 रुपये 10 पैसे। और ये यहाँ पे इसने 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, तो यहाँ पे ये इशू आ गया, थोड़ा नीचे आ गया। तो ये जान लेते हैं आप किसमें स्टॉक में मूवमेंट कैसे हो सकती है। तो जैसा कि ये डाउ थ्योरी में चल रहा है अपसाइड ट्रेंड, जो अपसाइड ट्रेंड ही है इसका, तो अच्छी बात है, अपसाइड मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अपसाइड जा सकता है। और जैसा कि screener.com पे जब मैं गया था, यहाँ पे मैंने बताया था कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ये 10 रुपये के पास है। तो इससे 10 रुपये के पास से क्यों बताया मैंने, क्योंकि जो हमारे स्टॉक है यहाँ पे इसमें गिरावट आई, गिरावट के बाद इसने सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन पे, इस ट्रेंड लाइन को पे सपोर्ट लिया है। और इस ट्रेंड लाइन का मैं बता देता हूँ कि क्यों हमने ड्रॉ किया, किस बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने आके अभी सपोर्ट लिया। और जो ये है यहाँ पे इसने ये ट्रेंड लाइन इसलिए ड्रॉ की, दूसरी वाली ऊपर वाली, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा है उसके बाद इसका प्राइस है 10 रुपये का, जो हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे 10 रुपये तक का है। तो जैसे कि इसने अब 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो ब्रेक कर दिया, तो नीचे आ गया, अब नीचे से ऊपर जाना है, और 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर क्रॉस करना है इसने, तो 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी स्टॉक को। तो पहली बार में ये स्टॉक जो है 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है उसे क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो स्टॉक जो मूव करेगा सबसे पहले यहाँ से हल्का सा अपसाइड मूव करेगा, जैसे अभी 920 पे है, यहाँ से हल्का सा मूव करेगा अपसाइड, उसके बाद 10 पे जो है 10 रुपये का प्राइस है, वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके बाद नीचे आ सकता है, उसके बाद जाके दोबारा ये अपसाइड मूव जो है दे सकता है। और भी कुछ चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारा ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में भी जब हम देखते हैं जो कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो 10 रुपये के प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा है, और उससे आगे भी है, लेकिन 10 रुपये पे काफ़ी ज़्यादा है, 417 का ओपन इंटरेस्ट है। तो जो 10 रुपये हमारे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, और इससे ऊपर जाना पहली बार में इसके लिए मुमकिन नहीं होगा। और
और जो पुट साइड है उसमें 400 ओपन इंटरेस्ट है 9 रुपये के प्राइस पे। तो 9 रुपये से नीचे जाना भी इसके लिए मुश्किल है अब, क्योंकि 400 जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो यहाँ से भी नीचे नहीं जाएगा। और जैसे कि हम चार्ट पे भी देख रहे हैं कि जब इसमें गिरावट आई यहाँ से, तो इसका जो प्राइस है 8 रुपये 90 पैसे तक आ गया। लेकिन जब अगले दिन ओपनिंग हुई तो गैप अप ओपनिंग हुई और 2% से भी ऊपर गया, 2% से भी ज़्यादा इसने अप मूव दिया। और जो स्टॉक है 9 रुपये 10 पैसे पे क्लोज हुआ, क्योंकि जैसे ओपन इंटरेस्ट जो है इसका ज़्यादा था पुट साइड में, तो 9 रुपये से नीचे नहीं गया और ऊपर साइड ही क्लोज हुआ। और जैसा कि हम वॉल्यूम भी देख रहे हैं इसमें, यहाँ पे जो एवरेज जो वॉल्यूम की लाइन है, येलो लाइन देख रहे हैं वॉल्यूम, यहाँ पे इसमें काफी वॉल्यूम जो नॉर्मल थे एवरेज से 2 गुना जो डबल से भी ज़्यादा इसमें आई गिरावट आई है। और जब ऐसी गिरावट आती है, इस गिरावट के बाद से जो है स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा नीचे आ सकते हैं यहाँ से और अब जा सकता है। और जो स्टोकेस्टिक आ रहा सही है उसमें भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि स्टोकेस्टिक आ रहा था हमारा, जब यहाँ पे ये देखते हैं हम एक ही लेवल पे 34 के, जब हम चार्ट पे देखते हैं तो इसी के अब जाते हैं ऊपर, तो ये जो स्टॉक है जब 11.11 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो जो स्टोकेस्टिक आ रहा सही है वो 34-35 पैसा। और जब ट्रेड यहाँ पे ट्रेड जो स्टॉक है 9 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो भी स्टोकेस्टिक आ रहा सही जो है 37 के आसपास है। तो इससे पता चलता है कि जो स्टॉक है अब इसमें बाइंग प्रेशर आ रहा है, सेलिंग हो चुकी है इसमें, लेकिन जो बायर्स हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ से बाइंग आ सकती है अच्छी खासी, और यहाँ से अपसाइड जा सकता है। सेम इसमें जो हमारा मैगनी डाइवर्जेंस है MACD, वो भी हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो स्टॉक है जो इसने बार्स बनाया है ये, इसमें यहाँ पे काफ़ी गिरावट थी, लेकिन जो इसमें इतनी बड़ी गिरावट आई है उसके लिए इसने कोई ज़्यादा बड़ा बार नहीं बनाया इसने इतना, और नॉर्मली पिछले जो बार है उसके मुकाबले छोटा ही है, और धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं और ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से भी हम ये मान के चल सकते हैं जो स्टॉक है यहाँ से मूव दे सकता है अपसाइड की। तो जो मूव आ सकती है स्टॉक में वो इस हिसाब से आ सकती है कि जो स्टॉक है यहाँ से हल्का सा इसी थोड़ी जगह पे एरिया पे कंसोलिडेट हो सकता है, उसके बाद ये अपसाइड जा सकता है 10 रुपये तक, क्योंकि जो 10 रुपये का प्राइस है हमारा वो हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास का है। तो 10 रुपये या फिर 9 रुपये 90 पैसे के आसपास ये दोबारा से कंसोलिडेट हो सकता है, और यहाँ से थोड़ा सा फॉल हो सकता है। उसके बाद 9 रुपये 25 या 30 रुपये जो 30 पैसे हैं उसके पास आ सकता है। 9 रुपये 25 पैसे और 30 पैसे के पास इसलिए क्योंकि ये जो है यहाँ पे मैंने ट्रेंड जैसे मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है काफ़ी ज़्यादा और रेजिस्टेंस भी फेस किया। यहाँ पे जैसे इसने सपोर्ट लिया स्टॉक ने, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी इसने एक बार के लिए सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो सबसे पहले जो हमारा स्टॉक है अपसाइड जाने के बाद 9 रुपये 25 पैसे पे सपोर्ट लेगा, उसके बाद मूव दे सकता है अपसाइड की और अपसाइड जा सकता है। और जो अब ये भी जान लेते हैं हमें इस स्टॉक में जो है लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहिए या नहीं। बता देता हूँ कि जैसे कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है तो हम इसमें बेशक रुक सकते हैं, बट ये है कि जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं जो टारगेट है उनको आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जैसे कंपनी में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ रही है, जो इनके नेगेटिव जो प्रॉफिट जा रहे हैं धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं नेगेटिविटी, और धीरे धीरे पॉजिटिव साइड में आते जा रहे हैं। और जैसे सरकार की भी इंटरवेंशन हो सकती है स्टॉक में, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहेगी कि वो खोली हो मार्केट में, तो वो भी इंटरवेंशन करेगी जो इनके ऊपर जितने भी जो घाटे में गई है कंपनी उनके ऊपर जो है कुछ ना कुछ कोशिश करेगी, और इनको जो है पॉजिटिव में लाने की कोशिश करेगी सरकार भी। और जो हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी वो भी इंडिकेशन दे रहे हैं ये अपसाइड जा सकते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉक है यहाँ से अपसाइड जा सकता है थोड़ा सा, यहाँ पे 10 पे आएगा, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट होकर नीचे आ सकता है 9 रुपये 25 पैसे और अपसाइड जा सकता है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए सबसे पहले जो टारगेट हो सकते हैं, जो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन जैसे कि ट्रेंड लाइन है डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो 14 रुपये 50 पैसे तक आ सकता है जो स्टॉक है हमारा, यहाँ पे 14 रुपये 25 पैसे 14 रुपये 50 पैसे, क्योंकि डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे अपसाइड जा रहा है तो यहाँ से बाय करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे है, और बाय करके यहाँ से अपसाइड में जाएगा ये 14 रुपये तक। और इसमें गिरावट के इतने चांसेस नहीं है, क्योंकि जैसा हम देख सकते हैं जो स्टॉक है जब हम देखते हैं मंथली चार्ट पे, जो स्टॉक है बहुत अच्छे लेवल्स पे ट्रेड करता था एक टाइम पे, 100 से भी ऊपर ट्रेड करता था, और आज के टाइम में ये 10 रुपये से भी नीचे है। तो गिरावट इसमें जल्दी नहीं आ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट पहले आ चुकी है, इससे ज़्यादा गिरावट नहीं आ सकती। और इसने अपना लोएस्ट जो है 3 रुपये बनाया था, 3 रुपये से ये दोबारा अप साइड ही जा रहा है, नीचे तो नहीं जा रहा। यहाँ से धीरे धीरे अप साइड ही मूव दे रहा है, थोड़ा चैनल में आ चुका है लेकिन अप साइड ही मूव दे रहा है। तो यहाँ से इसे बाय कर सकते हैं, और यहाँ से जो थोड़ा सा कुछ महीनों में जो आ सकते हैं टारगेट्स वो आ सकते हैं हमारे 14 रुपये 14.5 रुपये तक के, और लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इसे रख के चल सकते हैं, और हमारे जो टारगेट है काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन पूरी कोशिश की गई है कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूँ, सारी जो जरूरी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए स्टॉक के लिए
और बाय करने के लिए कि आप बाय ना करें या ना करें, वो सारी देने की पूरी कोशिश की है। और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और बताना चाहूँगा कि जैसे ही इसमें लगेगा कि हमारे जो टारगेट अचीव हो चुके हैं और नए टारगेट्स क्या हो सकते हैं हमारे, अगर सेलिंग का प्रेशर बन रहा है तो सेल करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो आने वाले टाइम में ले आऊँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।